तो आवर यूट्यूब चैनल गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSC एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। जैसा आप सभी को पता है, अपना जो सेशन चल रहा है लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, भारत के सभी राज्य में पूछे गए एनएम पेपर सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, वो भी सब्जेक्ट वाइज। इसके पहले हमने मिडवाइफरी कंप्लीट कर लिया है, हेल्थ प्रमोशन कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम पढ़ रहे हैं पीएससी विषय से विभिन्न प्रकार के एनएम भर्ती परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं 10 सालों में, पिछले 10 सालों में, उन सभी का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम में कंफर्म आने वाले सवाल हैं, ये बनाए नहीं गए हैं, ये एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं जो हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, किसी बुक में या फिर किसी टीचर के द्वारा ये प्रश्न तैयार नहीं किया गया है, ये आए हुए प्रश्न है जो एग्जामिनर तैयार किया हुआ है। तो ये प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर आप विगत 4-5-6 सालों का लगातार पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपको आइडिया खुद लग जा रहा होगा कि नहीं, जो हमारे भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बस तरीका थोड़ा बहुत अलग हो जाता है, ऑप्शंस इधर उधर हो सकता है, लेकिन प्रश्न वही रहते हैं। तो आपके लिए हर एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। सभी प्रश्न को नोट डाउन करके मोटी सी कॉपी ले लें, उसमें नोट डाउन करते जाएं ऑप्शन सहित, व्याख्या सहित। तो आपकी प्रैक्टिस और आपकी थियरी हर कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो सिलेक्शन गारंटी वाली क्लास है, जो आपको 3000 या फिर 2000 या फिर 2500 या फिर 1500 रुपये के कोर्स में नहीं मिलने वाला है। किसी को नहीं पता है, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा पिछले 10 सालों का एनएम पेपर सॉल्यूशन। किसी को पता ही नहीं है कि इस राज्य में एनएम का भी वैकेंसी निकल के आती है, तो पेपर कहाँ से करवाएंगे। तो अब देखिए, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपको 2024 के प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, और 2025 में जो पेपर हुआ है वो भी हम बता देंगे कि ये प्रश्न 2025 के इस एनएम में आया हुआ था। तो देखिए, क्लास नंबर 21 है। इन सभी का प्लेलिस्ट अलग से क्रिएट कर दिया गया है। आपने 20 क्लासें हो गई हैं, आपने नहीं देखा है तो उन सभी क्लास को देख लें। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रश्न आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लेंगे, और इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है। देखिए, पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में निम्नलिखित में से कौन सी, ये सुधार कर लेना, यहाँ पे तापमान होना चाहिए। तापमान नियंत्रित आपूर्ति श्रृंखला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देख लेंगे। इंग्लिश में लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन हेल्थ सर्विसेज एज टेम्परेचर कंट्रोल सप्लाई चेन। ठीक है, तो देखिए, आप सभी को पता है, ये हम कोल्ड चेन के बारे में ही बता ही चुके हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कोल्ड चेन। ठीक है, कोल्ड चेन में, और ये प्रश्न पूछा कहाँ गया है सर, ये प्रश्न पूछा गया है केला पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में पूछा गया है, जो पीएससी के माध्यम से निकल के आती है, पीएससी कंडक्ट करवाती है। केला पीएससी पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ग्रेड सेकंड 2024 में यह प्रश्न आया हुआ था। लेटेस्ट प्रश्न, जैसा हमने थंबनेल में बताया था कि लेटेस्ट प्रश्न है, तो लेटेस्ट है ये। ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोल्ड चेन व्याख्या में और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोल्ड चेन के बारे में बोला जा रहा है कि एक विशेष प्रकार की, क्या है सर, तापमान नियंत्रित आपूर्ति प्रणाली होती है, जो टीकों को उनकी प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक कम तापमान पर सुरक्षित रूप से क्या करता है सर, स्टोर करता है, और क्या करता है सर, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अच्छा, यह वैक्सीन के यह जो प्रणाली है, यह वैक्सीन के निर्माता से लेकर अंतिम उपयोगकर्ता यानी टीकाकरण केंद्र तक संपूर्ण प्रक्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर इस चेन में तापमान का संतुलन बिगड़ता है तो वैक्सीन की गुणवत्ता और प्रभाव खत्म हो सकती है। ठीक है, टेम्परेचर जो रखते हैं 2 से 8 सेंटीग्रेड प्लस में रखते हैं, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे लिखा भी है, टीकाकरण के समय वैक्सीन कैरियर, वैक्सीन वाहक और कोल्ड बॉक्स का प्रयोग करते हैं। इसमें आइस पैक का प्रयोग करके वैक्सीन को 2 सेंटीग्रेड से लेकर 8 सेंटीग्रेड के बीच ठंडा रखा जाता है। क्लियर। अन्य विकल्पों की बात करें तो जैसे फूड चेन में बोला गया है, फूड चेन ऑप्शन नंबर ए में बोला गया था फूड चेन, तो यह खाद्य पदार्थों की आपूर्ति प्रक्रिया होती है, टीकाकरण से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है,
बाकी वाटर चैन में देखिए भैया, वाटर चैन नाम ही है इसका, ये तो पानी की आपूर्ति की प्रक्रिया है, वैक्सीन से इसका भी कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैक्सीन वेस्ट चैन, तो इसमें क्या होता है सर, इसमें वैक्सीन के अपशिष्ट निपटान से संबंधित प्रक्रिया, परंतु कोल्ड चैन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि विश्व में किसी इन्फेक्शन को पूर्णतः अंत कहलाता है। ठीक है, अगर विश्व में किसी संक्रमण को पूर्णतः अंत कहलाता है, पूरी तरीके से जो भी इन्फेक्शन फैला रहता है उसका अंत हो जाता है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? तो वो यही बोलते हैं ना कि चलिए इस बीमारी का क्या हो गया सर, उन्मूलन हो गया है। तो उसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये भी कहाँ पे पूछा है सर? केरला पब्लिक हेल्थ नर्स में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, 2024 में। व्याख्या में हम देख लेंगे। व्याख्या में बोला जा रहा है कि उन्मूलन का अर्थ होता है किसी संक्रामक रोग को पूरी दुनिया से पूर्ण रूप से समाप्त कर देना, ताकि वह रोगजनक जो पैथोजन है अब मानव में संक्रमण ना कर सके। ठीक है, तो आप समझ गए कि नहीं समझ गए उन्मूलन का मतलब क्या होता है? अच्छा, उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि चेचक स्मॉल पॉक्स, जिसका विश्व से 1980 में पूरी तरह क्या हो गया था, उन्मूलन कर दिया गया था। अच्छा, पोलियो उन्मूलन की दिशा में विश्व कार्य कर रहा है। अच्छा, विशेष जैसे कि उन्मूलन तभी संभव है जब रोग केवल मनुष्यों में हो, जैसे कि चेचक हुआ, कोई वाहक ना हो, कोई कैरियर ना हो। ठीक है, और रोग की पहचान और नियंत्रण आसान हो, प्रभावी टीका उपलब्ध हो, तभी भैया किसी भी रोग का हम उन्मूलन करने में सफल हो पाएंगे, तभी पॉसिबल है जब ये 3 चीज़ें हो पाएंगी। पहला क्या? कोई वाहक ना हो। ठीक है, और दूसरा रोग की पहचान और नियंत्रण आसान हो, और तीसरा प्रभावी टीका उपलब्ध हो। जैसे कि कोविड-19 का टीका उपलब्ध हुआ तो हम लोग कोविड को रोकने में, ठीक है, फैलने में बहुत ही ज़्यादा सफल हुए। अन्य विकल्प की बात करें, जो बी वाले विकल्प दिया था आइसोलेशन, तो ये इसका मतलब हुआ कि संक्रमित व्यक्ति को अलग करना। ठीक है, आइसोलेशन का मतलब। अच्छा, नेक्स्ट जो सी विकल्प में दिया था सेग्रीगेशन, इसमें क्या होगा? रोगियों को पृथक करना होता है, संदिग्ध या संभावित रोगियों को पृथक करना होता है। अब इसका मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, सर्विलांस का मतलब क्या होता है? निगरानी करना, रोग की निगरानी करना, ताकि फैलाव को रोका जा सके। तो हम चारों ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लिए हैं, संपूर्ण व्याख्या भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि निष्क्रिय प्रतिरक्षा को उत्पन्न नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि निष्क्रिय प्रतिरक्षा को उत्पन्न नहीं करती है? अच्छा, आपके पास ऑप्शन ए बोला जा रहा है इम्यूनोग्लोबिन, ये तो है। ठीक है, ये तो है। और वैक्सीन का प्रशासन, ये नहीं है। ठीक है, ये निष्क्रिय नहीं है, ये सक्रिय में आ जाएगा। ठीक है, वैक्सीन का प्रशासन ये आपका पैसिव में नहीं आता, ये एक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, बाकी सभी हैं। यहाँ पे देखिए, ये भी केरला PSC एनम 2024 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, वैक्सीन का प्रशासन ये आपका गलत हो जाएगा। ये किस में आता है? ये देखिए, निष्क्रिय प्रतिरक्षा पैसिव इम्यूनिटी वह होती है जिसमें बाहरी स्रोत से तैयार एंटीबॉडीज शरीर को दी जाती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है सर, पूछ लिया जाएगा तो निष्क्रिय आप बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी वह होती है जिसमें बाहरी स्रोत से तैयार एंटीबॉडी, ठीक है, जो आपकी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, बॉडी के बाहर तैयार करके, ठीक है, एंटीबॉडीज शरीर के अंदर दी जाती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जिससे क्या हो सकता है सर, तुरंत सुरक्षा मिलती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये अल्पकालिक होता है। ठीक है, कम समय के लिए होता है। चलिए, अब ये व्याख्या पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वगामी, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वगामी कीटाणु शोधन का प्रकार नहीं है? अच्छा, पूर्वगामी मतलब फैलने से पहले जो हम कीटाणु शोधन करते हैं वही पूर्वगामी हो जाता है। तो हैंड वाश क्या? हैंड वाश मतलब रोगी को फैलने से पहले ही उसको हम हाथ को अपना सैनिटाइज कर लेते हैं ना, ये नहीं कि बैक्टीरिया उसमें आ गया तब हम धो रहे, नहीं, बैक्टीरिया के आने से पहले ही साफ़ कर लेते हैं ताकि उसमें बैक्टीरिया आए तो किल्ड हो जाए। जैसे कि दूध का पाश्चराइजेशन भी करते हैं, ये भी आपका है, पुरोगामी है। लेकिन यहाँ पे मूत्र का कीटाणु शोधन ये नहीं है। ठीक है, पुरोगामी मूत्र का कीटाणु शोधन नहीं है। क्लोरीन द्वारा जल का कीटाणु शोधन ये भी है। ठीक है,
बाकी व्याख्या इसका यहाँ पे हम लगाना भूल गए हैं, नहीं तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाती। ये भी केरला PSC एनम 2024 में पूछा गया है। केरला PSC पब्लिक हेल्थ नर्सिंग 2024 में ये भी प्रश्न आया है। अच्छा प्रश्न नेक्स्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। 3 से 6 महीने के लिए, 3 से 6 महीने ध्यान में रखना है, 3 से 6 महीने के लिए 3 फीट गहरी खाई, मतलब ज़मीन के आप अंदर 3 फीट क्या करते हैं सर, गड्ढा खोद देते हैं। ठीक है, कचरे का दबाकर नष्ट करने की, मतलब 3 फीट गड्ढा खोद कर क्या करते हैं, कचरा इसमें डालकर फिर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। तो इस विधि को क्या कहते हैं, इसी विधि को तो हम टिपिंग कहते हैं, टाइपिंग कहते हैं, टिपिंग कहते हैं, जो भी आप बोल सकते हो। इसको क्या बोलेंगे सर, टिपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टिपिंग बोलेंगे। कंट्रोल टिपिंग, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अच्छा सर, इससे फ़ायदे क्या हैं, हम व्याख्या में देखेंगे टिपिंग के फ़ायदे क्या हैं सर। कंट्रोल टिपिंग एक कचरा निपटान विधि है जिसमें ठोस कचरे को 3 फीट की गहराई या फिर खाई या फिर गड्ढे में दबा दिया जाता है। समय समय पर मिट्टी की परत से ढका जाता है। विशेषताएं क्या है सर टिपिंग का, ये कि सर यह गंध, मक्खी, चूहों से बचाता है। 3 से 6 महीने में जैविक विखंडन होता है। 3 से 6 महीने में इसका क्या हो जाता है, जैविक विखंडन होता है। यह स्वस्थ और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित करता है, पर्यावरण को भी सुरक्षित करता है ये विधि। अन्य विकल्प जैसे कंपोजिट बताया, कंपोजिट में क्या रहता है सर, जैविक खाद बनाने की यह प्रक्रिया। डंपिंग में क्या होता है सर, डंपिंग में क्या होता है सर, इसमें कचरा को बिना योजना से ही फेंक देते हैं, मतलब ये स्वच्छ नहीं होता है। बाकी इंसिनरेशन का मतलब समझ ही रहे हैं आप, इसमें क्या रहता है सर, भस्मीकरण, जलाकर नष्ट करना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, उस अपशिष्ट को क्या कहा जाता है जिसमें मानव मल नहीं होता है। अच्छा प्रश्न है, उस अपशिष्ट को आप क्या कहेंगे जिसमें मानव का मल नहीं होता है। देखिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मल जल में मानव का मल नहीं होता, बाकी सीवेज में भी रहता है कीचड़, और ये अपशिष्ट जल में भी रहता है। व्याख्या में और भी चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जान लें ये किस भर्ती परीक्षा में आया है। केरला PSC पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ग्रेड 2 में 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है। व्याख्या में हम देखेंगे कि मलजल वह अपशिष्ट होता है, मलजल वह अपशिष्ट होता है, वह अपशिष्ट जल होता है जो कहाँ से प्राप्त होता है, स्नानघर से, रसोई से, वॉश बेसिन से आदि से प्राप्त होता है। मानव मल इसमें नहीं रहता है, बाकी सीवेज में रहता है, स्लज में रहता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, किस प्रकार के प्रतिरक्षण में पूछा जा रहा है, किस प्रकार के प्रतिरक्षा में, किस प्रकार के प्रतिरक्षण में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने के लिए मारे गए कमजोर रोगजनक को शरीर में डाला जाता है। ध्यान में रखना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है किस प्रकार के प्रतिरक्षण में प्रतिरक्षा प्रक्रिया को उत्तेजित करने के लिए मारे गए कमजोर रोगजनक को शरीर में डाला जाता है। ठीक है, इंग्लिश वाले आप लोग इंग्लिश में देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में पूछा जा रहा है क्या, विच टाइप इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग ए किल्ड और वीक पैथोजन टू स्टिमुलेटेड एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर, इसका राइट उत्तर हो जाएगा, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्टिव इम्यूनिटी। क्योंकि सर सक्रिय प्रतिरक्षण में ही क्या रहता है सर, किल्ड और वीक रहते हैं, जो भी पैथोजन रहते हैं किल्ड और वीक रहते हैं। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये किस भर्ती परीक्षा में आया है, बिहार एनएम 2024 में ये प्रश्न पूछा गया था। व्याख्या में हम क्लियर कर लेंगे, जो प्रश्न पूछा गया व्याख्या से स्पष्ट हो जाएगा। कहना क्या चाहता है, सक्रिय प्रतिरक्षा में शरीर को किसी रोग के प्रति स्वयं एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। एक्टिव प्रतिरक्षण में, एक्टिव इम्यूनिटी में शरीर को किसी रोग के प्रति, ठीक है, किसी रोग के प्रति स्वयं एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके लिए मारे गए या फिर कमज़ोर रोगजनों को शरीर में डाला जाता है। ठीक है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसे पहचान कर एंटीबॉडी बनाती है। यह प्राकृतिक संक्रमण जैसा प्रभाव उत्पन्न करता है, लेकिन बीमारी नहीं होती है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। उदाहरण के तौर पे जैसे कि BCG, MMR, OPV, हेपेटाइटिस B वैक्सीन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि काली खांसी के निदान की निश्चित विधि क्या है। काली खांसी के निदान की निश्चित विधि क्या है। देखिए आप सभी को पता है काली खांसी मतलब कि आप पर्टूसिस बोल सकते हैं। इसके निदान के लिए कौन सा विधि है, तो भैया PCR टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये भी बिहार एनएम 2024 में पूछा गया है, बिहार एनएम 2024 में पूछा गया है।
ठीक है। पीसीआर क्या है, व्याख्या में देखेंगे। व्याख्या में बोला जा रहा है कि काली खांसी नामक बैक्टीरिया से होता है इसका अच्छा, काली खांसी ये बैक्टीरिया का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके टेस्ट क्या रहता है, पीसीआर टेस्ट रहता है, जो क्या करता है, बैक्टीरिया के डीएनए की पहचान करता है। यह प्रारंभिक अवस्था में ही इन्फेक्शन का पता लगा सकता है पीसीआर, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अन्य विकल्प गलत हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीरोलॉजिकल टेस्ट, इसमें क्या रहता है, इसमें शरीर की एंटीबॉडी की जांच होती है। कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि किसमें शरीर की एंटीबॉडी की जांच होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, सीरोलॉजिकल टेस्ट में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, रेबीज के संपर्क में, रेबीज के संपर्क के बाद रोग से बचाव के लिए किसकी सिफारिश की जाती है, ठीक है। जैसे कि रेबीज के संपर्क में आप आ गए हैं, ठीक है, तो अब बचाव के लिए किसकी सिफारिश की जाएगी, टिटनी टॉक्साइड लगाया जाएगा, नहीं सर। फिर क्या किया जाएगा सर, रेबीज वैक्सीन ओनली, नहीं सर। रेबीज वैक्सीन मैंने आपको टिप भी बताया था, जिन भी ऑप्शंस में ओनली शब्द आ जाए तो ये मैक्सिमम चांस है गलत। मैक्सिमम चांस क्या, 99% ये प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता है ओनली वर्ड, ठीक है। तो आप उसको आंख बंद करके कैंसिल आउट कर देना, ठीक है। ये भी हमने कैंसिल आउट किया, और टेटनिक टॉक्साइड ये भी कैंसिल आउट किया, ठीक है। रेबीज इम्यूनोग्लोबिन ओनली, यहाँ पे देखिए ओनली ये भी आ गया, इसको भी कैंसिल आउट हम कर देंगे। बच रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। ये भी बीटीएससी एनएम 2024 में आया हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति कुत्ते या फिर अन्य संक्रमित जानवर के काटने के बाद इलाज के लिए आता है तो उसे 2 चीज़ें दी जाती हैं। रेबीज वैक्सीन जो शरीर को प्रतिरक्षा विकसित करने में मदद करता है, दूसरा सर क्या, RIG, रेबीज इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी था वो करेक्ट हो जाएगा। ये क्या करता है सर, RIG क्या करता है, ये तत्काल एंटीबॉडी प्रदान करता है जब तक शरीर स्वयं प्रतिरक्षा विकसित नहीं कर पाता है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि निष्क्रिय, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है, ठीक है। तो एक नवजात शिशु प्लेसेंटा के माध्यम से माँ से निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त करता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी एक अन्य स्रोत से प्राप्त अस्थायी प्रतिरक्षा, या फिर टीकाकरण द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा। ऐसा निष्क्रिय का मतलब ही होता है एक अन्य स्रोत से प्राप्त अस्थायी, ठीक है, अस्थायी प्रतिरक्षा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या में हम और भी क्लियर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे ये बिहार एएनएम में आया हुआ प्रश्न है। व्याख्या में पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ, सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब क्या हुआ, निष्क्रिय, पैसिव मतलब निष्क्रिय, एक्टिव मतलब सक्रिय। तो पैसिव इम्यूनिटी मतलब कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा तब होती है जब शरीर को तैयार एंटीबॉडीज बाहरी स्रोत से दी जाती है। यह प्रतिरक्षा त्वरित लेकिन क्या होता है सर, अस्थायी होता है। यह प्रतिरक्षा शरीर स्वयं नहीं बनाता है। उदाहरण के तौर पे माँ से नवजात को मिल रही एंटीबॉडी, ठीक है, जैसे IgG हुआ, प्लेसेंटा, या फिर IgG वाया कोलेस्ट्रम, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हम पढ़ चुके हैं मिडवाइफरी में ऑलरेडी, तो यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। रेबीज या हेपेटाइटिस बी के लिए दी जाने वाली इम्यूनोग्लोबिन, अन्य विकल्प गलत हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कैंसिल आउट कर ही देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है, अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय कीटाणु शोधन का उदाहरण है। 70% एल्कोहल वैसे भी नहीं होगा, 0.5 कोलिन सॉल्यूशन, ठीक है, 0.5% कोलिन सॉल्यूशन, ये भी नहीं होगा। वॉशिंग विथ सॉप, अरे भैया ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्लूटेराल्डिहाइड घोल हो जाएगा। ये प्रश्न आया कहाँ पे है सर, बीटीएससी एएनएम 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए ग्लूटाल्डिहाइड घोल क्या रहता है, कुछ स्तरीय कीटाणुनाशक है जिसका उपयोग नाजुक और पुनः उपयोग चिकित्सा उपकरण जैसे कि एंडोस्कोप को भी पूछ लिया जाएगा। एंडोस्कोप को स्टेलाइजेशन करने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि सर ग्लूटाल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जो भी प्रतिरक्षा प्रणाली है इसमें मैक्रोफेज की भूमिका क्या है। प्रतिरक्षा प्रणाली में मैक्रोफेज की भूमिका क्या है, मैक्रोफेज की भूमिका क्या है। देखिए बिहार एएनएम में जो भी प्रश्न आए थे टफ ही आए थे, ये भी बिहार एएनएम का ही प्रश्न है, बीटीएससी एएनएम का ही प्रश्न है, 2024 में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पैथोजेंस और
सेल्यूलर कचरे को निगलना और पाचन करना। प्रतिरक्षा प्रणाली में मैक्रोफेज की भूमिका क्या है? यह पैथोजेंस और सेल्यूलर कचरे को निगलना और पाचन करता है। उसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये बिहार एएनएम में पूछा गया है 2024 में, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। व्याख्या में हम देखेंगे मैक्रोफेज शरीर की प्रथम पंक्ति की रक्षा है। ध्यान में रखना है, शरीर की प्रथम पंक्ति की रक्षा है। यह पैथोजेंस जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ को पहचान कर उन्हें फैगोसाइट प्रक्रिया के द्वारा निगल जाते हैं और तोड़ते हैं। साथ ही ये एंटीजन को क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं और टी सेल को सक्रिय करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिहार एएनएम में ही पूछा गया है। टीकों के लिए कौन सा प्रबंधन मार्ग सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? मतलब टीकों के लिए कौन सा रूट सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस में आपके पास है ओरल, नहीं सर ओरल तो टीके में ज़्यादा नहीं, बस ओपीवी और भी है जिसका इस्तेमाल होता है, और सबक्यूटेनियस ये भी नहीं हो जाएगा। इंट्रामस्कुलर ज़्यादा, ठीक है, इंट्रामस्कुलर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इंट्रामस्कुलर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देखिए, टीकों के प्रशासन के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मार्ग इंट्रामस्कुलर होता है। इस विधि में टीका सीधे मांसपेशियों में डाला जाता है, जिससे वह शीघ्रता से अवशोषित होता है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावी रूप से सक्रिय करता है। डेल्टॉइड मांसपेशी आमतौर पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए चयनित की जाती है। अधिकांश टीके जैसे कि डीपीटी हुआ, हेपेटाइटिस बी हुआ, ठीक है, ये कहाँ पे दिया जाता है सर? आईएम के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये भी बीटीएससी एएनएम 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि मिशन इंद्रधनुष की टीकाकरण रणनीति निम्न में से किसका एक अनुप्रयोग है? आपके पास ऑप्शन है, इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना। देखिए, पहले आप प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है कि मिशन इंद्रधनुष की टीकाकरण रणनीति निम्नलिखित में से किसका एक अनुप्रयोग है? ऑप्शन नंबर ए थियरी ऑफ रेशनल एक्शन, तर्कसंगत कार्रवाई का सिद्धांत, नहीं सर ये तो नहीं है। सामाजिक समर्थन, नहीं सर ये भी नहीं है। संरक्षण प्रेरणा सिद्धांत, ये भी नहीं है। सार्वभौमिक, हाँ, ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बाकी चीज़ें व्याख्या में आप देख सकते हैं। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई टीकाकरण योजना है, जिसका उद्देश्य यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी के अंतर्गत अधूरे या फिर छूटे हुए बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को सभी आवश्यक टीकों की खुराक देना। यह कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य 2020 तक पूर्ण प्रतिरक्षा प्राप्त करना था। यह संपूर्ण भारत में बच्चों को 7 प्रकार की जानलेवा बीमारियों जैसे कि इंद्रधनुष, इसका नाम ही है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो 7 बीमारियां हुआ, टीबी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस बी से सुरक्षा की रणनीति पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये भी बीटीएससी एएनएम 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। 11 जनवरी को जो पेपर हुआ था। पूछा जा रहा है कि खसरे की रोकथाम के संदर्भ में हर्ड इम्यूनिटी सबसे अच्छी तरह तब प्राप्त होती है जब जनसंख्या के कितने प्रतिशत को टीका लगाया जाता है। कहने का मतलब है कि खसरे की रोकथाम करना है, इसके संदर्भ में हर्ड, ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी सबसे अच्छी तरह तब प्राप्त होती है जब जनसंख्या के कितने प्रतिशत को टीकाकरण लगाया जाता है। इसका करेक्ट उत्तर आपको, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 95, एटलीस्ट 95% टीका लग गया है, तभी आप इसको हर्ड इम्यूनिटी बोल सकते हैं। व्याख्या में आप देख लेंगे, हर्ड इम्यूनिटी तब प्राप्त होता है जब किसी समुदाय में इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी संक्रामक रोग के प्रति प्रतिरक्षित हो जाते हैं कि उस बीमारी के फैलने की संभावना क्या रहता है, नगण्य हो जाती है। खसरे जैसी अत्यधिक संक्रामक बीमारी के लिए कम से कम 95% जनसंख्या को क्या हो जाना चाहिए, टीका लगाया जाना आवश्यक होता है।
इससे न केवल टीका प्राप्त करने वाले बल्कि वे लोग भी सुरक्षित रहते हैं जिन्हें टीका नहीं लगाया जा सका है। तो आपने समझ लिया ना हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है केला पीएससी एनएम 2021 में ये प्रश्न आया था। ठीक है, 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। केला पीएससी एनएम में पूछा जा रहा है कि भैया अनुशंसित तापमान पर टीकों को बनाए रखने की प्रणाली क्या है। तो क्या है सर, कोल्ड चेन है, ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको बोला ना, ये बहुत बार प्रश्न रिपीटेड हुआ है, कोल्ड चेन। ठीक है, कोल्ड चेन एक बार ये पूछता है कोल्ड चेन, फिर टेम्परेचर पूछता है 2 सेंटीग्रेड से लेकर 8 सेंटीग्रेड। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ। कोल्ड चेन क्या है अब हम आपको बता ही चुके हैं। यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि चमड़े के नीचे इंजेक्शन के सम्मिलित का कोण, मतलब चमड़े के नीचे मतलब यस्सी की बात हो रही है। तो यस्सी भैया कितने पे देते हैं हम, 45 पे देते हैं, 45 पे देते हैं। ये आप व्याख्या देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है केला पीएससी एनएम 2021 का ही प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि नम उष्मा से होने वाले घाव क्या कहलाता है। नम उष्मा से, ध्यान में रखना है, नम उष्मा से, नम उष्मा से मतलब भाप से होने वाला घाव क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है सर, झुलसना कहलाता है। क्या कहलाता है सर, झुलसना कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, केला पीएससी एनएम 2021 में पूछा गया है अस्पताल के कचरे के निपटान की सबसे अच्छी विधि क्या है। हम ये डिस्कस कर चुके हैं, भस्मीकरण। ठीक है, भस्मीकरण सबसे अच्छी विधि है अस्पताल कचरे को निपटान करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो अच्छा ये व्याख्या आप पढ़ लेना। ठीक है, व्याख्या में कुछ है ही नहीं, अच्छे से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है केला पीएससी एनएम 2021 का ही प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि चिकनगुनिया का कारक जीव क्या है। चिकनगुनिया का कारक जीव क्या हो जाएगा सर, एडिस एजिप्टी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए व्याख्या में हम पढ़ेंगे, चिकनगुनिया एक वायरस जनित संक्रामक रोग है जो चिकनगुनिया वायरस के कारण होता है। यह वायरस एडिस एजिप्टी मच्छर द्वारा फैलाया जाता है जो दिन में काटता है। रोग के मुख्य लक्षणों में क्या होता है सर, फीवर, हाई फीवर लगभग 104 फ़ारेनहाइट तक, जोड़ों में ज़्यादा दर्द होता है, शरीर में अकड़न, थकान, त्वचा पर चकत्ते शामिल हैं। यह बीमारी अक्सर बुजुर्गों में गंभीर जोड़ों की समस्या का कारण बन सकती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, केला पीएससी एनएम में ही पूछा गया है कि जो मम्पस है इसका उष्मायन काल कितना होता है। अच्छा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सब लोग इस पे इम्पॉर्टेंट लगा के रखना। 14 से 21 दिन मम्पस का हो जाएगा। अच्छा याद नहीं होता है, याद कैसे किया जाए। देखिए याद आप ऐसे करेंगे कि मम्पस, मम्पस मतलब मम्मी क्या करती है, पैम्पस। आप याद करना, मम्मी क्या करती है, पैम्पस। पैम्पस मम्मी जाती हैं घूमने, ठीक है, पैम्पस लेके जाती हैं और 14 से लेकर 21 दिन तक हमको पैम्पस ही पहना के रखती हैं। पैम्पर्स पैम्पस याद करवाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे याद करेंगे, भूल जाते हैं आप लोग ना। मम्पस, अभी रक्षाबंधन का समय आ रहा है, मम्मी चली जाएंगी मामा के यहाँ हमको लेके, ठीक है। तो साथ में बहुत सारा पैम्पर्स लेके लेंगी, चलिए पैम्पर्स पहना देंगे, तुम ज़्यादा परेशान करते हो, ठीक है। तो 14 हाँ मतलब कि 14 से लेके 21 दिन के लिए जाती हैं मामा के यहाँ। मम्पस मतलब पैम्पर्स, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी डिनोट कर लेना याद करने का तरीका, ठीक है, क्योंकि ये पूछता है। अभी आपका D+B एनएम का भर्ती हुआ था, वहाँ पे भी पूछा था, हेपेटाइटिस का शायद पूछा था। मम्पस एक तीव्र संक्रामक वायरल रोग है, ठीक है। आपको वायरस को ध्यान में रखना है, ठीक है, और किस वायरस का नाम और ये इससे क्या प्रभावित होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लार ग्रंथियाँ प्रभावित होता है, पैराटोटिड ग्रंथियों, इसमें क्या रहता है, सूजन होता है, सूजन प्रकट होता है, और इसका उष्मायन काल 14 से लेकर 21 दिन तक होता है। और ये इन्फेक्शन से, ठीक है, पीड़ित व्यक्तियों को बुखार होता है, गले में दर्द होता है, सिर दर्द और जबड़ों में सूजन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, केला पीएससी एनएम 2021 में ही आया हुआ था। पूछा जा रहा है कि मलेरिया का इलाज किससे किया जाता है। मलेरिया का इलाज किससे किया जाता है, तो क्लोरोक्वीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, इम्पॉर्टेंट है, आपको
प्लाज्मोडियम नामक परजीवी द्वारा होता है। इसका संचरण किससे होता है? मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया के इलाज के लिए क्या होता है? इसका क्लोरोक्वीन पारंपरिक दवा है। मलेरिया के प्रमुख प्रकार आपको ध्यान रखना है, विवैक्स और ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है, वो वाले। क्लोरोक्वीन के अलावा गंभीर मामलों में भी जो दवा इस्तेमाल की जाती है उसका ध्यान में रखना है। और बाकी इसमें कुछ है नहीं। केरला पीएससी नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने केरला पीएससी नम 2021 में पूछा गया है कि बीसीजी टीकाकरण किस बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी प्रतिरक्षण करता है। बीसीजी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, इसमें भी कुछ है ही नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, बीसीजी टीका किस मार्ग से दिया जाता है, बताइए। जब केरला पीएससी में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं तो यूपी ट्रिपल एससी में कितना आसान आ सकता है। तो सर क्या करते हैं, हम इंट्राडर्मल लगाते हैं बीसीजी का टीका। ये व्याख्या आप पढ़ लेना, वैसे ज़रूरत है नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न था। अस्पताल में जो स्टेरिलाइजेशन का इस्तेमाल होता है सबसे प्रभावी और आवश्यक विधि कौन सा है? तो ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उबालना नहीं सर, ड्राई हीट नहीं सर, केमिकल नहीं सर, ऑटोक्लेविंग आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा गया है कि स्पुटम स्टोर मुख्य रूप से किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? तो सर इसका भी करेक्ट उत्तर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसमें भी कुछ है नहीं। आप ये व्याख्या पढ़ लेना एक बार ठीक से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। केरला पीएससी एनम 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है, पूछा जा रहा है, वह पदार्थ जो शरीर में एंटीबॉडी उत्पादन को उत्तेजित करता है उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए एंटीजन, ठीक है। एंटीबॉडी उत्पादन को उत्तेजित करता है एंटीजन। यह व्याख्या में बोला गया है कि एंटीजन एक ऐसा विदेशी पदार्थ होता है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है। एंटीजन में बैक्टीरिया, वायरस, विषैले रसायन या फिर अन्य सूक्ष्मजीव शामिल हो सकते हैं। जब कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसे पहचानती है और उसे निष्क्रिय करने के लिए विशेष प्रोटीन या फिर एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। इसी प्रक्रिया पर वैक्सीन आधारित होती है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा है जो अवायवीय व्यायाम का उदाहरण है, ठीक है। अवायवीय व्यायाम का उदाहरण है दौड़ना, ठीक है, इसमें तो ज़रूरत पड़ती है, स्विमिंग में भी, योगा में भी, लेकिन वजन उठाने में नहीं, ठीक है। बाकी चीज़ें व्याख्या में क्लियर होगी। अवायवीय एक्सरसाइज वे व्यायाम होते हैं जो कम अवधि के लिए तीव्र वाले होते हैं और जिनमें शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनमें मांसपेशियों को त्वरित रूप से काम में लाया जाता है। वेट लिफ्टिंग हुआ, स्प्लिटिंग, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग आदि इसके उदाहरण हैं। इसके विपरीत रनिंग या फिर स्विमिंग लंबे समय तक ऑक्सीजन के उपयोग से किए जाने वाले एरोबिक एक्सरसाइज हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पर देखिए, केरला पीएससी एनम 2021 में ही पूछा गया है, पूछा जा रहा है कि एथलीट फुट पैर की उंगलियों के बीच कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? एथलीट फुट आपको पता ही है ना, फंगस के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फफूंदी, ठीक है। एथलीट फुट जिसे वैज्ञानिक रूप से टीनिया पेडिस कहा जाता है, यह एक फंगल इन्फेक्शन है जो आमतौर पर पैरों की उंगलियों के बीच पाया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार फाइबर का स्रोत नहीं है? खट्टे फल है क्या सर? गाजर है क्या सर? लाल मांस है क्या सर? साबुत गेहूं का आटा है क्या सर? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? आहार फाइबर का स्रोत नहीं है। फाइबर खट्टे फल है सर, गाजर भी है सर, ठीक है, और आपका साबुत गेहूं का आटा है, लेकिन लाल मांस नहीं है, रेड मीट नहीं है सर। तो ये क्या है सर? ये हम समझते हैं। आहार फाइबर केवल पौधों से प्राप्त होता है। फल हुआ, सब्जियां हुआ, साबुत अनाज हुआ, बीन्स हुआ, दाल हुआ, लेकिन लाल मांस भैया ये चिकन या मछली वाली बात हो गई, इसलिए ये नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न
की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि लुई पाश्चर को किस सिद्धांत का जनक कहा जाता है? लुई पाश्चर ये बीटीएससी एनएम 2021 केला पीएससी एनएम 2021 में आया हुआ प्रश्न है। लुई पाश्चर को किस सिद्धांत का जनक कहा जाता है? इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जर्म थ्योरी, रोगाणु सिद्धांत। देखिए, लुईस पाश्चर एक महान फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह सिद्ध किया था कि जो रोगाणु होते हैं जर्म ही बहुत से रोगों का कारण होते हैं। उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ की स्थापना की। उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि सूक्ष्म जीव किण्वन और संक्रामक रोगों में शामिल होते हैं। उनके अन्य प्रमुख योगदान भी पशुकरण की खोज और रेबीज वैक्सीन का विकास भी शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि बताना है आपको, एक सेकंड, पूछा जा रहा है कि, और यह प्रश्न देखिए एमपीएनएम में 2017 में पूछा गया था। पूछा जा रहा है कि जो कोप्लिक स्पॉट है किस रोग में दिखाई देते हैं? हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कोप्लिक स्पॉट किस रोग में दिखाई देते हैं? इसका करेक्ट उत्तर देखिए, ध्यान में रखना है आपको, ये यहाँ पे दो चीज़ दिखाई दे रहा है, रूबेला और रूबीओला। रूबीओला को मीजल्स कहते हैं, ठीक है। बात देखिए, दोनों की बात देखिए अलग अलग है, नाम सेम लग रहा है रूबेला रूबीओला, लेकिन रूबीओला का मतलब हुआ मीजल्स, ठीक है, और इसका करेक्ट उत्तर यही हो जाएगा। जो भी कोप्लिक स्पॉट होते हैं ये मीजल्स में देखे जाते हैं, ठीक है। देखिए, कोप्लिक स्पॉट खसरा मीजल्स के एक विशिष्ट प्रारंभिक लक्षण है जो क्या करता है सर? गालों के अंदर मुंह की म्यूकोसा पर दिखते हैं। यह छोटे सफ़ेद धब्बे होते हैं जिनका चारों ओर लाल घेरा होता है। यह मीजल्स वायरस द्वारा होता है जो अत्यधिक संक्रामक है। यह श्वसन तंत्र के माध्यम से फैलता है। खसरे को 4 चरणों में बांटा जाता है जिनमें से कोप्लिक स्पॉट, ठीक है, प्रोडोमल चरण में देखे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने एमपीएनएम 2017 का प्रश्न ही है। हाथी पाँव निम्नलिखित में से किस रोग की मुख्य चिकित्सीय विशेषता है? हाथी पाँव निम्नलिखित में से किस रोग की मुख्य चिकित्सीय विशेषता है? इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, एमपीएनएम में पूछा गया है। फाइलेरिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फाइलेरिया इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हाथी पाँव, ठीक है, उचेरिया नामक किससे होता है? परजीवी से होता है। परजीवी क्रीम के कारण होता है जो फाइलेरिया रोग का कारण बनता है। यह परजीवी मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करता है। इसमें क्या रहता है सर? लिम्फेटिक सिस्टम को ये क्षतिग्रस्त करता है जिससे अत्यधिक क्या होता है? सूजन हो जाती है। आमतौर पर यह पैरों में होती है और सूजन इतनी बढ़ जाती है कि हाथी के पाँव जैसे लगने लगते हैं, इसलिए इसको हाथी पाँव कहते हैं। डीपीटी टीके के भंडारण के लिए आदर्श तापमान क्या होता है? आ गया प्रश्न, फिर रिपीटेड हो गया। एमपीएनएम 2017 में ये पूछा गया है, तो 2 से लेकर 8 सेंटीग्रेड तक। चलिए, डीपीटी वैक्सीन जो कि डिप्थीरिया हुआ, पेटूसिस हुआ, टेटनस हुआ, इसके विरुद्ध दी जाती है। कोल्ड चेन में सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। इस वैक्सीन को 2 सेंटीग्रेड से लेकर 8 सेंटीग्रेड के बीच तापमान पर क्या करते हैं सर? रेफ्रिजरेट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि मीजल्स वैक्सीन, ठीक है, खसरे का टीका सहसा अवस्था में किस समय पर दिया जाता है? सहसा अवस्था में किस समय पर दिया जाता है? तो 9 महीने पे दिया जाता है। आसान प्रश्न है, रिपीटेड हुआ है, बस थोड़ा भाषा बदल दिया है बस। चलिए, ये आप पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। बीसीजी का फुल फॉर्म पूछ लिया है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बना लेंगे आप। ये भी एमपीएनएम में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि महामारी विज्ञान त्रिक में क्या शामिल होते हैं? महामारी विज्ञान त्रिक में क्या शामिल होते हैं? तो बताइए क्या शामिल होते हैं सर? एजेंट, होस्ट, फिर कारक, परिचारक, पर्यावरण, ठीक है। इंग्लिश में आप देख लेना, हिंदी में समझ में नहीं आएगा। क्या क्या शामिल होते हैं सर? एक तो एजेंट हो गया, दूसरा होस्ट हो गया, तीसरा
पर्यावरण हो गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। महामारी विज्ञान तृक एक क्लासिकल मॉडल है जो बताता है कि कोई बीमारी कैसे फैलती है। जैसे कि कारक 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 क्या है सर? वह जीवाणु, विषाणु या फिर परजीवी जो बीमारी उत्पन्न करता है, जिसके कारण बीमारी आती है। होस्ट मतलब जिसमें व्यक्ति या फिर जीव को एजेंट का आश्रय, जिसमें उसका रहने का ठिकाना रहता है, ठीक है, खाने पीने का व्यवस्था रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? आश्रय, ठीक है, आश्रय देता है। पर्यावरण व परिस्थितियाँ जो रोग को प्रसार में सहायक होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने टैब, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। 2019 में पूछा गया था केला PSC एनम में। यहाँ देखिए MP एनम में 2017 में भी ये प्रश्न आया था। टैब मतलब टाइफाइड। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, जब किसी समुदाय में लोगों का समूह किसी विशेष रोग के प्रति सामूहिक प्रतिरक्षा विकसित कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं सर? जब किसी समुदाय में लोगों का समूह किसी विशेष रोग, ध्यान में रखना है, किसी विशेष रोग के प्रति सामूहिक प्रतिरक्षा विकसित कर लेता है उसे क्या कहते हैं सर? उसको कहते हैं समूह। नाम से ही पता चल रहा है, हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। 95% लोगों जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हर्ड इम्यूनिटी तब होती है जब किसी समुदाय में इतनी अधिक लोग किसी रोग के प्रति क्या होते हैं सर? प्रतिरक्षित होते हैं। प्रतिरक्षित मतलब क्या? टीकाकरण या फिर पिछले संक्रमण द्वारा कि उस रोग का प्रसार रुक जाता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से वे लोग भी सुरक्षित रहते हैं जिन्हें टीका नहीं लगा होता। यह सामूहिक स्तर पर रोग नियंत्रण का महत्वपूर्ण तरीका है। अब तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा हर्ड इम्यूनिटी क्या है, ठीक है। अभी तक तो आप नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब समझ गए होंगे कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, BCG का टीका कैसे लगाया जाता है? रिपीटेड प्रश्न, ठीक है, MP एनम 2017 में, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, रिपीटेड है तो हमको इस पर समय नहीं देना। ये भी प्रश्न रिपीटेड है, केला PSC एनम में पूछा गया था, MP एनम में भी पूछा जा रहा है। VVM लास्ट वाला जब हम 20 वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे तो ये प्रश्न मिला था हमें, ठीक है। तो VVM का पूछा है क्या सर? अच्छा, VVM क्या है? VVM क्या है पूछा जा रहा है, VVM क्या है? तो ये क्या है? टीके की क्षमता की जांच होती है, टेस्ट ऑफ वैक्सीन पोटेंसी। टेस्ट ऑफ वैक्सीन पोटेंसी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। VVM क्या है सर? वैक्सीन वायर मॉनिटर है, एक विशेष प्रकार का क्या है? रंग बदलने वाला सेंसर होता है जो वैक्सीन के शीशी पर चिपका होता है। यह तापमान के संपर्क में आने पर धीरे धीरे रंग बदलता है। इससे यह पता लगाया जाता है कि टीका अभी भी प्रयोग करने योग्य है या फिर नहीं है। यदि VVM का रंग गहरे रंग में बदल जाए तो समझ जाना है वैक्सीन को प्रयोग में नहीं लेना है, क्योंकि वह अपनी क्षमता खो चुका है। इसलिए VVM का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, MP एनम 2017 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनेटिक रोग है? जूनेटिक रोग देखिए 2024 से शुरू किए थे हम, ठीक है, 2024 से शुरू किए थे, 2017 में आ गए हैं। 10 साल का हमने बोला है ना, हर एक वीडियो में हमारा 10 साल का पेपर रहता है। जो भी हम प्रश्न करवाते हैं पिछले 10 साल का 40-50 प्रश्न करवाएंगे, 10 साल का रहेगा। देखिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा एंथ्रेक्स। ऑप्शन नंबर, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलेंगे, व्याख्या आप पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, ऐसा सजीव या फिर निर्जीव जो मूर्त या फिर अमूर्त तत्व जो रोग पैदा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग टेंजिबल इंटेजिबल सब्सटेंस दैट कॉज डिजीज इज कॉल्ड एज। ऐसे सजीव या फिर निर्जीव, मूर्त या अमूर्त, आप इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश वाले, ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना। ये एनम में पूछा है, MP एनम में 2017 में। इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना। ये सर हमको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसे सजीव या निर्जीव, मूर्त या अमूर्त तत्व जो रोग पैदा करता है, हमको इतना नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, इतना चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, इतनी भाषा इसकी नहीं समझ में आ रही है। यहाँ से समझ में आ रहा है जो रोग पैदा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं।
जो रोग पैदा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एजेंट कहते हैं। सिंपल, हमको इतना पढ़ना ही नहीं है। चलिए हम ये थोड़ा मतलब घुमा दिया है प्रश्न को, ठीक है, ये हटा दीजिए, हम हटा दिए इसको। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। जो रोग पैदा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एजेंट कहते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। रोग पैदा करते हैं उनको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। सिंपल, ठीक है, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। प्रश्न आसान आते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो भैया ऐसे भी प्रश्न आए आसानी से बना लेंगे। रोगों को फैलाव में मुख्य भूमिका निभाने वाले कारक को एजेंट कहा जाता है। एक जीवाणु, वायरस, फंगस, परजीवी या कोई रासायनिक भौतिक कारक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि वायरस, पोलियो, खसरा और बैक्टीरिया से टाइफाइड, टीबी एजेंट बीमारी उत्पन्न करता है, जबकि होस्ट क्या करता है? उसे एजेंट को आश्रय देता है, उस एजेंट को रहने, खाने पीने की व्यवस्था देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित टीके का उदाहरण है? ठीक है, एग्जाम्पल फॉर लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। एट्यूनेटेड वैक्सीन का उदाहरण, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, BCG टीका क्या है सर? लाइव वैक्सीन है। कम देखिए लाइव हो रहता है लेकिन क्या रहता है? एटीन्यूटेड रहता है। वे टीके होते हैं जिनमें रोगजनक सूक्ष्म जीव के कमज़ोर रूप होते हैं। ये शरीर में प्रवेश करने के बाद प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करते हैं सर? सक्रिय करते हैं और उन्हें दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान करते हैं। BCG टीका जो टीबी के लिए दिया जाता है, एक जीवित कमज़ोर टीका रहता है, ठीक है। इसे 2 सेंटीग्रेड से 8 सेंटीग्रेड के तापमान में स्टोर किया जाता है। उदाहरण के तौर पे MMR हुआ, OPV हुआ, खसरा शामिल है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये भी 2017 में पूछा गया है। जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका दिया जाता है? तो सर जन्म के बाद कौन सा टीका दिया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका बताना है आपको। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा BCG और OPV। देखिए भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार BCG और OPV की 0 डोज जन्म के समय दी जाती है। BCG को कहाँ पे देते हैं? इंट्राडर्मल पे। OPV मुंह के द्वारा देते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में लगभग हमने 46 प्रश्न डिस्कस कर लिया है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में देखिए टोटल ये 1000 प्लस प्रश्न है, ठीक है। 1000 प्लस PSC से, ठीक है। PSC से 1000 से ज़्यादा प्रश्न है, 1000 प्लस प्रश्न है, ठीक है। तो 3 वीडियो में हमने लगभग 150 प्रश्न कर लिया है, 150 प्रश्न कर लिया है। कोशिश करेंगे हम आपको डेली वीडियो देने का, लेकिन आप लोग भी अपने एंड से सपोर्ट किया करिए। ऐसे रिपीटेड प्रश्न ये प्रीवियस ईयर आपको कोई नहीं करवा पाएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फ्री में चीज़ें मिल रही है और आपको यही सफिशियंट है। अगर आप पूरा प्रीवियस ईयर जो मैं पढ़ा रहा हूँ लगभग 5000 आपके पेपर होते होते 5000 से लेकर लगभग 8000 प्रश्न मैं करवा दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको 2006, ठीक है, 2006, 2002, 2008, 2010 के प्रश्न भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो लगभग 10,000 8,000 तक प्रश्न आपको हम करवा लेंगे, लेकिन आपको भी अपने एंड से सपोर्ट करना होता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके मोटिवेट करें कि सर ठीक है कंटिन्यू करते रहें। हम इंतज़ार करते हैं आपकी वीडियो को, तो अच्छा लगता है, फिर वीडियो बनाने का दिल करता है। अदरवाइज़ फिर सोचते हैं कि क्या ही मतलब है वीडियो बनाने का, ठीक है। आपकी भर्ती परीक्षा को लेकर जो अपडेट रहेगा हम आपको खुद आके वीडियो बना के बता देंगे। अभी फाइनली मेरे पास कोई अपडेट है ही नहीं, तो मैं झूठा में आके झूठ में क्या आश्वासन आपको दे पाऊँ कि भैया आप होगा, कब होगा, जब होगा तब होगा। भैया हमारे पास जानकारी नहीं है, बाकी जिन ज्ञानी आदमी के पास जानकारी है उनसे आप पूछ सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास नहीं है और हमारे ही पास से सब कॉपी होके सारे यूट्यूब पे फैल जाता है। अभी हम वीडियो नहीं बना रहे हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर, तो कोई नहीं बना रहा है। जिस दिन हम वीडियो बना देंगे उस दिन हर कोई वीडियो बना के बताएगा इस दिन होने वाला है पेपर। तो फिलहाल अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।